Hello student and welcome to the 8th lecture for class 9 mathematics poster. Myself is Tawib Siddiqui from RG Academy. और जैसा कि आपको पता है कि we have started chapter number 1 from number system. एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और काफी कुछ कवर अप कर लिया है. बस थोड़ा सा आज के सेशन में हम थोड़ा सा चीजों को पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना. ठीक है ना. रैशनलाइजेशन का पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो थोड़ा सा डिस्कस करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई दो सॉल्व एग्जाम्पल ले लेंगे और थोड़ा सा रिकैप करेंगे चीजों को जो हमने अभी तक पढ़ के आए हैं. नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग से किया था हमने. कैटेगराइजेशन किया था पहले. नंबर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. फिर रैशनल नंबर की भी दो कैटेगरी देखी थी. फिर इरेशनल नंबर को प्लॉट करना सीखा था, रैशनल नंबर को प्लॉट करना सीखा था नंबर लाइन के अंदर. और फिर हमने देखा था कि इरेशनल नंबर में जो सर्ड पार्ट होता है, सर्ड क्या होता है वो चेक किया था. फिर इरेशनल नंबर को भी प्लॉट करने के दो तरीके सीखे थे हमने. तो काफी कुछ हमने डिटेल में किया हुआ है ऑलरेडी इन द पास्ट लेक्चर्स. सो दोज हु डिडंट वॉच दोज लेक्चर, आई रिक्वेस्ट देम टू वॉच दोज लेक्चर फर्स्ट एंड देन कंटिन्यू फ्रॉम दिस लेक्चर नंबर 8. है ना. और अगर किसी के पेंडिंग लेक्चर्स हैं, क्योंकि कंटिन्यूस क्वेरीज आ रही है, न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं कि सर वो लेक्चर्स हमें प्रीवियसली कहाँ मिलेंगे, तो बेटा ये सारे अनलिस्टेड लेक्चर होते हैं यूट्यूब पे. तो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू कॉन्टैक्ट आइदर द एडमिन स्टाफ जिनका नंबर आप मुझसे ले सकते हो, और अदरवाइज आरजी के जो ऐप है वहां पे जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हो. वहां पे आप जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि डिस लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 या 5 या 6 या एक्स वाई जेड जो भी लेक्चर आपको चाहिए, अपना नाम बताइए, बैच का नाम बताइए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि मुझे वो लेक्चर का लिंक सेंड कर दें. तो दे कैन सेंड यू द लिंक. है ना. और फिर अपने पास लेक्चर्स को देखने के बाद उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो लेक्चर जब आपको मिलता है, लिंक एक बार मिल जाता है तो वापस से वो लिंक डिलीट कर दिया जाता है, न्यू लिंक रिफ्रेश कर दिया जाता है ताकि उसका मिस यूज ना हो पाए. सो दैट इज द विजडम बिहाइंड दिस. तो आप क्या करना चाहिए, आपको लेक्चर्स को उसी दिन देखिए. टाइम टेबल में ऑलरेडी 3 क्लासेस शेड्यूल्ड है पर वीक मैथमेटिक्स की. तो उन क्लासेस जो वीक के अंदर जो क्लासेस जिस डे पे है उसी डे के सुबह 8 बजे वो लेक्चर अपलोड कर दिया जाता है ऐप पे. तो उस दिन से लेकर आप नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे से पहले पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, अदरवाइज वो वहां से रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है ना. तो इट इज लाइक द ऑफलाइन मोड ओनली, कि अगर आपने क्लास को जिस दिन शेड्यूल्ड उस दिन क्लास में नहीं है तो आप एब्सेंट मार्क कर आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा. इट इज लाइक डेट्स ओनली. है ना. ऐसे नहीं कि लेक्चर पढ़ा है आपकी मर्जी जब देखो, ऐसा नहीं है. तो जब आपको लेक्चर अपलोड किया जा रहा है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उसी दिन आपको देखना है, नोट्स बना लेना है, ताकि अगर लेक्चर वहां से हट भी जाए तब भी आपके पास नोट्स रहे. ठीक है ना. उसके बाद भी किसी को कोई दिक्कत आती है, कुछ छूट जाता है, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट द एडमिन स्टाफ. ओके. सो टिल नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश अवर दिस चैप्टर नंबर सिस्टम. और इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 वी हैव ऑलरेडी डन. है ना. एक्सरसाइजेस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि सबसे पहले आप एक्सरसाइज खुद सॉल्व करिए. स्टूडेंट खुद आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको एक फील नहीं आएगा कि चैप्टर में हो क्या रहा है, चैप्टर में चल क्या रहा है. ओके. सो सबसे पहले आप एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करिए. 1.1 हमने पहले ही कर रखी है, तो आई रिक्वेस्ट देम कि अगर आपने 1.2, 1.3, 1.4 अभी तक खुद से नहीं सॉल्व करी है तो दिस इज द टाइम कि आप लेक्चर को पॉज करें. ठीक है ना. या फिर आप लेक्चर को सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है. लेक्चर को सुनने के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 खुद से ट्राई करें. और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे 1.3 या 1.4 पे आएंगे तब तक आप खुद से सॉल्व कर चुके होंगे. देन आई एम गोइंग टू सॉल्व यू. तो माई सोल्यूशन इज एक्टिंग एज ए रेफरेंस फॉर यू, एज ए गाइडलाइंस फॉर यू. इट इज नॉट लाइक द की कि आपने बस देखा, मेरा सोल्यूशन उतारा और रट लिया. इट इज नॉट लाइक दैट. आपने पहले से सॉल्व किया हुआ है, आपको फीलिंग आ रही है कि क्वेश्चन कैसे प्रोसीड किया जाता है, बस आपको एक गाइडेंस चाहिए होती, कहीं कहीं यहाँ आप अटक रहे होते हो. ठीक है. तो इस तरह से अपन चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे. रिगार्डिंग द सेक्शन रिव्यू एंड द एक्सरसाइजेस गिवन द नोट्स, प्रिंटेड नोट्स जो आपको आरजी की तरफ से मिले हैं, उसके भी आप डाउट्स पूछ सकते हो. डाउट्स पूछने के तरीके मैं आपको बता चुका हूं. या तो जूम डिस्कशन पे पूछें, जूम डिस्कशन में भी एक दिन पहले मुझे डाउट सेंड कर दें. ठीक है ना. और उसके बाद या फिर आप व्हाट्सएप पे क्वेरी भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं सीधा डायरेक्टली. यू कैन कॉल मी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर यूजिंग द थर्ड मेथड कि वो मुझसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर लेते हैं, एंड दैट इज द गुड वे. है ना. तो एक कम्युनिकेशन गैप भी जो होता है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में आ रहा है, लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो कॉलिंग से खत्म हो जाता है. सो आई रिक्वेस्ट देम कि अपनी क्वेरीज को इस तरह से भी रिगार्ड करके सॉल्व कर लें. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर वी विल ट्राई टू एनालाइज. जो भी चैप्टर होगा एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर वो देखेंगे, लेकिन पहले अपन एनसीईआरटी के सॉल्व एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो गिवन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन. ओके. सो दिस इज रिगार्डिंग द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टुडे क्लास. थैंक यू फॉर लिसनिंग. लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर. Hello student and welcome to the 8th lecture for class 9th mathematics poster. Myself is Tawib Siddiqui and जैसा कि आपको पता है कि we have started with the number system. It is a chapter number 1 from the NCERT and we have already finished the majority of the portion from the chapter number 1. What we are left with only with a small portion of the rationalization part. Okay. And today we are going to finish this also.
वी हैव फिनिश टिल नाउ डेट द कैटेगराइजेशन ऑफ द रियल नंबर, कि दो तरह के अंदर होते हैं, एक तो रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है। और रैशनल के अंदर भी व्हाट वी हैव सीन डैट कि एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के केस दो बनते हैं, राइट। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसके डिजिट क्या होते हैं, आगे नहीं बढ़ते। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में केस में क्या होता है कि डिजिट्स आगे रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना, जैसे 1.23 23 23 23। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग केस है, लेकिन इसके साथ एक खास कंडीशन है कि वो रिपीटेटिव काइंड का होता है, तभी वो रैशनल कहलाएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेटिव है तो वो इरेशनल कहलाएगा। ये चीज़ अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि हाउ टू फॉर्म ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव नंबर इनटू p/q फॉर्म। ओके, अब इसको लिए आपके लिए मैंने बताया था कि नंबर को x में अज्यूम किया जाता है, फिर 100 से 1000 से या 10,000 से, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद सॉरी, डिजिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, रिपीटेटिव काइंड के होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन दिमाग में रखते हुए हमने ये भी निकाला था कि हाउ टू कन्वर्ट ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव नंबर इनटू p/q फॉर्म। उस पर काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। वो क्वेश्चंस करने के बाद हमने व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हमने ये भी देखा था कि व्हाट आर द इरेशनल नंबर कैटेगरीज, ठीक है ना। कोई नंबर जो है उसके अंदर इरेशनल नंबर जो कैटेगरी है उसके अंदर हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इरेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ सर्ट्स, रेडिकल साइन या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटेटिव नंबर काइंड जो होते हैं। उसके बाद जो प्लॉटिंग पार्ट था वो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था कि जैसे 1.2 को प्लॉट करना है, और अगर 1.222 को प्लॉट करना है, और अगर फ्रैक्शंस को प्लॉट करना है, और इरेशनल नंबर के केस में भी हमने √2, √3, √5, √11 तक के प्लॉटिंग चेक करी थी। ओके, उसके बाद सर्ट्स को हमने फॉर्मली स्टार्ट किया था, और सर्ट से पहले हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखे थे, काफ़ी डीप डिग किया था। उसके अंदर भी मैंने वहाँ पे भी बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द क्लास 9 बट फॉर द कैरियर, है ना, हर जगह काम आएंगे ये एक्सपोनेंट्स के लॉज। और हमने एक पर्टिकुलर चीज़ डिफाइन करी थी, nth रूट ऑफ x, x टू दी पावर 1/n क्या होता है, nth रूट ऑफ x, ये हमने पर्टिकुलर डिफाइन किया था। उसके बाद जब सर्च स्टार्ट किया था, सर्च पे कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ प्रॉपर्टी चेक की थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइक सर्ट, अनलाइक सर्ट, ये सब चीज़ चेक की थी। और लास्ट क्लास में हमने ये चेक किया था कि हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हाउ टू रिमूव द साइन ऑफ रेडिकल फ्रॉम द डिनोमिनेटर सर्ट, वो चेक किया था। और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, और फिर फाइनली कॉन्जुगेट सर्ट्स को भी डिफाइन किया था। तो जैसे कि थोड़ा सा एक बार क्विक एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट क्लास के रिवीजन को लेकर। जैसे कि 1/√3 - 2 है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को, यानी डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को रिमूव करना है। तो बेटा इसके कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट पेयर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, मैंने बताया था कि a + b a - b की फॉर्म में ले लेगा, ठीक है। तो a + b a - b की फॉर्म में ले लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे √3 + √2, और नीचे ले लेंगे √3 + √2। तो ये कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। द मोमेंट आई मल्टीप्लाइड विद द कॉन्जुगेट पेयर ऊपर नीचे, तो क्या होगा, 1 × √3 + √2 कितना हो जाएगा, √3 + √2 हो जाएगा, और √3 - √2 एंड √3 + √2 ये आ जाएगा a - b a + b का फॉर्म, दैट इज √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, एंड दैट विल गिव मी इज इक्वल्स टू √3 + √2 डिवाइडेड बाय 1, एंड दैट इज द आंसर। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में रेडिकल साइन हट गया है। इस तरह से चीज़ों को अपने को करना था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और बेटर क्लियरिटी के लिए, ठीक है ना, ताकि अपने को चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसके डिनोमिनेटर में से रैशनलाइजेशन करना है, यानी डिनोमिनेटर में से रेडिकल साइन को रिमूव करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। अब देखो √3 - √2 ये डिनोमिनेटर में स्टूडेंट, ठीक है ना। अब √3 - √2 अगर डिनोमिनेटर में है एंड यू हैव टू रिमूव द रेडिकल साइन, तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में √3 - √2 है, और इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या बनेगा, √3 + √2, ठीक है ना। तो ये √3 + √2, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी √3 + √2 से कॉन्जुगेट पेयर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू, अब देखो न्यूमेटर में क्या हो जाएगा, √3 + √2 एंड √3 + √2, तो ये √3 + √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, √3 - √2 एंड √3 + √2, तो a² - b² बन जाएगा। a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू √2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ऊपर वाला a + b का होल स्क्वायर से आइडेंटिटी खोलनी है, तो a² आ जाएगा यानी √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 टाइम्स √3 इंटू √2 एंड डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 3 - 2।
अब आप नोटिस करें ये कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 3, √2 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 2, और ये 2 टाइम्स √3 इंटू √2। अब देखो √3 इंटू √2 क्या है, √3 3 टू दी पावर हाफ है और √2 कितना है 2 टू दी पावर हाफ है। अब यूजिंग द प्रॉपर्टीज, इनके बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट की पावर सेम है, तो इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर सेम लगा सकते हैं, यानी ये कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √6, 3 इंटू 2 6 और डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका रैशनलाइजेशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर से जब रिमूव करेंगे तो 5 प्लस √2 6, 5 प्लस 2√6, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होने लग जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब जैसे कि एक और एग्जाम्पल लें एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सपोज करो आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व 1/√3 + 1 प्लस 1/√5 + √3 प्लस 1/√7 + √5 प्लस 1/√9 + √7। ओके, नाउ यू ट्राई टू सॉल्व। देखो अब क्या करना है, 1/√3 + 1, 1/√5 + √3 प्लस 1/√7 + √5 एंड 1/√9 + √7। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें स्टूडेंट, इसमें क्या करना है अपने को, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखो कि 1 मिनट के लिए पॉज ले लो वीडियो के अंदर आप चाहो तो, और खुद से सोच के देखो कि क्या करना होगा। ओके, जस्ट गिव ए 2 मिनट्स एटलीस्ट ऑफ योर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के 2 मिनट दो, पॉज करके सोचो कि क्या कर सकते हैं अपन इसमें। बेसिकली इसमें क्या करना होगा, आप इस पे डिनोमिनेटर को जब तक आप रैशनलाइज नहीं करेंगे, रेडिकल साइन से रिमूव नहीं करेंगे, तब तक एलसीएम नहीं ले पाएंगे। तो हर पार्ट के यानी हर टर्म के डिनोमिनेटर को अपने को क्या करना पड़ेगा, हर टर्म के डिनोमिनेटर को अपने रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1/√3 + 1 है, तो 1/√3 + 1 जो है इसका जो डिनोमिनेटर है 1/√3 + 1 है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, √3 - 1। तो इसके कॉन्जुगेट पेयर से √3 - 1 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, √5 + √3, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 - √3 से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 1/√7 + √5, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, √7 - √5। देखो सबके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक एक करके हर टर्म के। और फाइनली क्या है, 1/√9 + √7, इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, √9 - √7 डिवाइडेड बाय √9 - √7। ये आ गया। अब इसके बाद इजी हो जाएगा काम आपका। अब देखो पहला पार्ट जो है, पहला टर्म जो है वो है 1 × √3 - 1। 1 किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, कंप्लीटली √3 - 1 से। तो 1 जब √3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, √3 - 1 आ जाएगा, राइट। और √3 + 1 और √3 - 1, √3 + 1 और √3 - 1, ये a + b और a - b क्या आइडेंटिटी दे रहा है आपको। सो a + b और a - b कितना हो जाएगा, a² - b²। तो a² कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a² - b² आ जाएगा। इसी तरह प्लस 1 × √5 - √3, तो √5 - √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 × -√3 आ जाएगा। और यहाँ पे अगेन √5 + √3 दैट इज a है, a + b लिखा हुआ है, और √5 - √3 ये कितना लिखा हुआ है, a - b। तो a + b a - b क्या दे देगा, √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, ये a² - b² दे देगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा, 1 × √7 - √5, तो 1 × √7 - √5 कितना जाएगा, √7 - √5, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ये नीचे लिखा हुआ है a + b और a - b, √7 + √5 × √7 - √5, तो कितना आ जाएगा, √7 का स्क्वायर दैट इज 7 - 5, ठीक है ना। √7 का स्क्वायर आप चाहो तो लिख दो, वापस से मैं वापस से लिख दूंगा फॉर द सिंपल अंडरस्टैंडिंग, इसको लिखो आप √7 a² - b²। एंड जो फोर्थ टर्म है उसमें क्या आएगा, उसमें आ जाएगा √9 - √7, 1 × √9 - √7 तो यही होता है। और ये लिखा हुआ a + b और ये लिखा हुआ a - b, सो a + b × a - b कितना हो जाता है, a² - b², तो ये जाएगा √9 का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर, ठीक है।
सो ये चीज़ें इतनी आने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 एज इट इज़। ये तो अनलाइक है, सर्च इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 माइनस 1 दैट इज कम्स टू आउट टू बी 2। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट 5 का होल स्क्वायर। रूट 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, रूट 5 का होल स्क्वायर होता है 5, और रूट 3 का होल स्क्वायर 3। तो 5 माइनस 3 कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। रूट 7 माइनस रूट 5 ये तो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे क्या है, रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा रूट 9 माइनस रूट 7। रूट 9 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, और रूट 7 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7। तो ये 9 माइनस 7, और ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 2। अब आप देखो सब जगह का एलसीएम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एलसीएम क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे 2। तो कंप्लीट एलसीएम अपन ले लेंगे 2। ठीक है, तो एज ए होल अपन ने एलसीएम ले लिया इसमें 2, और ये जाएगा रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 7 माइनस रूट 5 प्लस रूट 9 माइनस रूट 7। ठीक है, अब आप नोटिस करो यहाँ पे कि ये रूट 3 प्लस रूट 3 और ये माइनस रूट 3 कैंसिल हो रहा है। फिर इसी तरह प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 ये कैंसिल हो रहा है। फिर प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 ये कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास यहाँ बच रहा है एक तो माइनस 1 इधर से बच रहा है, और एक रूट 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, ये 3 हो जाता है। तो ये 3 माइनस 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1/2। तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, और ये आ जाएगा 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। यानी ये जो एक्सप्रेशन लिखा था, जो सॉल्व करने को बोल रहा था हमें क्वेश्चन के अंदर कि सॉल्व दिस, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर है 1। सो इसमें हमने क्या किया था, वापस एक बार देख लेते हैं। इसमें 4 टर्म थी, और चारों टर्म के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर क्या थी, इरेशनल टर्म्स थी, यानी सर्च रेडिकल साइन के साथ टर्म थी। अब अगर चारों टर्म के अंदर रेडिकल साइन दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो हाउ टू रिमूव द रेडिकल साइन ऑफ द डिनोमिनेटर, बाय रैशनलाइजेशन, है ना। अब यहाँ पे 2 के फॉर्म में थे, तो हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई किया। हर टर्म को उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई किया। जैसे कि यहाँ पे 1/√3 + 1 है, तो √3 + 1 के कॉन्जुगेट पेयर यानी √3 - 1, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। फिर √5 + √3 है, तो √5 - √3, √5 - √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। √7 + √5 है, तो √7 - √5, √7 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि √7 + √5 का कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, √7 - √5 होगा। इसी तरह 1/√9 + √7 है, तो √9 और रूट प्लस √7 के कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन किया है, और a + b और a - b की आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफाई किया चीज़ों को। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया है। नाउ दिस फिनिशेज दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीटली। सो आपको जो नोट्स दिए हैं मैंने, यूनिट नंबर 1 दे चुका हूँ मैं नंबर सिस्टम का। उसके अंदर सेक्शन रिव्यू 1.1, 1.2, 1.3 अब आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 जो है आपके नोट्स की, वो भी आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 2 भी आपको करनी है पूरी, और एक्सरसाइज नंबर 3। अब आपको ये पूरा चैप्टर ही खत्म कर लेने का है। तो काफ़ी दिन से चैप्टर चल रहा था। टुडे वी हैव गॉट द 8 लेक्चर, और उस 8 लेक्चर के अंदर हमने इसको पूरी तरह से फिनिश किया है। ठीक है ना, अब इसमें एज सच कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर अभी नोट्स के अंदर कोई डाउट्स आते हैं, कोई चीज़ें समझने में डाउट्स आती हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें एज सच कुछ अभी बाकी रह गया है। लेकिन एनसीईआरटी का पोर्शन तो बहुत पहले खत्म हो गया था। नाउ वी हैव एज आई प्रॉमिस्ड यू कि हम अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज 1.1 तो हमने बहुत पहले ही सॉल्व कर ली थी। ये देखिए 1.1 तो हमारी पहले ही से सॉल्व है। ठीक है ना, ये हमने पहले से कर रखा था। 1.2 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 को हमें सॉल्व करना था, तो दिस इज द एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक्सरसाइज 1.2 स्टेट वेदर। इसको एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है, एक मिनट, या
ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आपको देखो, मैं आपको आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन कीप इन माइंड कि आपको पहले खुद ये ट्राई करना है। अगर आपने अभी तक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 जो भी एक्सरसाइजेस हैं चैप्टर नंबर 1 की वो एनसीईआरटी से नहीं करी है स्टूडेंट, देन यू ट्राई टू सॉल्व देम फर्स्ट। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 को करिए, 1.2 को करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में बैठ के सारे क्वेश्चंस कर डालने हैं, ये भी गलत स्ट्रैटेजी है ना। ऐसा नहीं कि अपने आप को पूरा अपने ऊपर लोड ले लेने का है और सर ने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। चैप्टर तो मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, अब आपको एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा करके करना था। लेकिन अगर अभी आपने नहीं किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कर दिया है, उनके मैसेज आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो घबराना नहीं है। ठीक है ना, रोज आप 5 क्वेश्चन देखिए, रोज 4 क्वेश्चन ही करिए, एटलीस्ट 1 घंटा तो निकालिए अपने बिजी शेड्यूल में से, और 1 घंटे में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन डेली करें, तब भी एक्सरसाइज हो जाएंगी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हर एक्सरसाइज में, देखिए इसमें भी 4 क्वेश्चन ही है, जिसमें से 1-2 तो ऑब्जेक्टिव ही हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर जब ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो जाए, 1.1, 1.2, 1.3 ये सब हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद अपन करेंगे एक्सरसाइज फ्रॉम द नोट्स, जो हमें आपको नोट्स दिए हैं फॉस्टर के, उसमें से नंबर सिस्टम के वो जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन रिव्यू के और एक्सरसाइजेस के, वो करिए। उसके बाद डाउट्स वगैरह आते हैं तो मैं हूँ, आप मुझसे सॉल्व करिए, मुझसे पूछिए, जूम डिस्कशन में पूछिए, व्हाट्सअप कॉलिंग के थ्रू पूछिए, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दिए स्नैपशॉट लेकर। ठीक है ना, और एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, आई प्रॉमिस यू। एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल ट्राई टू सॉल्व फॉर यू, है ना। पहला क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 का, ये स्ट्रेटेजी रखनी है अपने को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 का, और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी आपको ये बताना है कि ये ट्रू एंड फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो भाई बताओ कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या? जाहिर सी बात है भाई, रियल नंबर की तो 2 कैटेगरी होती है। रियल नंबर क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, या तो रियल नंबर क्या होंगे, या तो रियल नंबर होंगे रैशनल, या तो होंगे इरेशनल। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस, बिकॉज रियल नंबर इरेशनल नंबर इज ए टाइप ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। अब ये देखो, ये नंबर लाइन के अंदर अगर आपको नोटिस हो तो नंबर लाइन कैसे होती है, ये नंबर लाइन बनाया मैंने, इसके अंदर मैंने ये बोला कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो क्या ये 2, ये सब 1, ये सब सारे नंबर उस फॉर्म के हैं क्या? स्क्वायर रूट टाइप के? नहीं, कुछ नंबर होते हैं। जैसे अगर मैं 1 यूनिट की यहाँ पे लेंथ ले लूँ, 90 डिग्री 1 यूनिट पे यहाँ बनाऊँ, तो ये जो सर्कल बनाऊंगा मैं पाइथागोरस से, जो हाइपोटेनस से बनाऊंगा, ये जो नंबर आएगा, ये नंबर क्या आता है? √2। तो कुछ इरेशनल नंबर होंगे, √2, √3, √4, ये सर्च टाइप के, वो नंबर लाइन पे होंगे, सारे ही नहीं होंगे। तो ये जो है ये फॉल्स है, सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे, है ना। नंबर लाइन पे सारी नंबर इरेशनल होते हैं क्या? नहीं, कुछ रैशनल भी होते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है। रियल नंबर 2 तरह के होते हैं, या तो रैशनल या तो इरेशनल। सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, तो ये तो फॉल्स है। हाँ, सारे इरेशनल रियल होते हैं, हाँ ये ट्रू है। तो पहला वाला पार्ट तो ट्रू था, लेकिन लास्ट वाला पार्ट फॉल्स है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी इजीली हो गया। नाउ आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑल पॉजिटिव इंटीजर, देखो पॉजिटिव इंटीजर लिखो पहले आप। पॉजिटिव इंटीजर क्या लिखोगे? सेकंड क्वेश्चन है ये। पॉजिटिव लिखोगे 1, ठीक है ना, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से पॉजिटिव इंटीजर चलते चले जाएंगे। अभी कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर का। तो √1 का √1 इज इक्वल्स टू 1, √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √4 कितना हो जाएगा? 2, √5 ही रहेगा, √6, 7 ही रहेगा, √8 रहेगा, √9 कितना आ जाएगा? 3। तो क्या मुझे ये पूछ रहा है कि आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर सब इरेशनल होते हैं? नहीं, ये देखो ये रैशनल है, √2 और 3, यानी √4 का स्क्वायर रूट और √9 का स्क्वायर रूट, इसी तरह √16 का स्क्वायर रूट, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर है। तो सारे ही पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। तो ये इसका आंसर क्या होगा? नो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि इफ नॉट तो गिव एग्जाम्पल, √4 का एग्जाम्पल दे दो, √9 का एग्जाम्पल दे दो, √16 का एग्जाम्पल दे दो। ये सारे नंबर क्या आएंगे? रैशनल आएंगे। 2 आ रहा है,
3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नहीं, सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इरेशनल नहीं होता है, ठीक है ना। अब आ जाता है शो डेट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये बताना है कि रूट 5 को नंबर लाइन में कैसे अपन प्लॉट करेंगे, ये अपने को बताना है। तो कैसे बताएंगे, ये तो मैंने करके दिखाया हुआ है, क्लास नोट्स के अंदर हमने चेक किया था कि रूट 5 को कैसे प्लॉट करते हैं। तो रूट 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे अगर आप जाओगे तो रूट 5 को अपन लिख सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड, रूट 5 को अपन लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर यहाँ पे अपन ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में रूट 5 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 स्क्वायर, 4 और प्लस 1। तो यानी अगर नंबर लाइन पे आप देखोगे इस चीज़ को, तो ये आपका हो जाएगा 0, ये 1, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ऐसे चलता चला जाएगा, ये -1, ये -2। अब आपको 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 यूनिट, ये ले लिया हमने 2 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद 1 यूनिट पे 90 डिग्री एंगल बनाओगे, ये 1 यूनिट पे 90 डिग्री एंगल बनाया। ये 90 डिग्री बनाने के बाद ये 2 यूनिट की लेंथ है, ये 1 यूनिट की लेंथ है, तो पाइथागोरस इसको ज्वाइन कर दो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब राइट एंगल बन जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने आप रूट 5 आ जाएगा। अब ये जो आर्क बनेगी, ओ ए रेडियस बनाते हुए एक सर्कल की आर्क कट करो जो नंबर लाइन को कट करती हुई जाएगी, तो ये जो पॉइंट आएगा ना स्टूडेंट, ये रूट 5 हो जाएगा। ये अपन कर चुके हैं पहले भी, ठीक है ना। तो ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, तो यस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ये आ गया यहाँ पे रूट 5, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे अपन। इजी क्वेश्चन है, ये कर भी चुके हैं। अभी क्या है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ है ये, इसको तो कह रहा है कि टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर, ये क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी आप कैंसिल कर दो। क्लासरूम एक्टिविटी प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड है कि आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन को कैसे करते हो, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो है एक्सरसाइज हमारी 1.1 हो गई, 1.2 हो गई, 1.3 भी हो गई, 1.3 करनी है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व 1.3। तो 1.3 काफ़ी अच्छी खासी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट भी है। तो 1.3 एक एक करके एक एक क्वेश्चंस लेंगे, तो जितने आज हो जाएंगे उतने करेंगे, जो बाकी रह जाएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.3 एंड 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से डेट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। 36/100, 36/100, 36/100 का क्या बोलेंगे, ईच काइंड ऑफ, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। तो इसमें आप क्या बोलोगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1.1 जो है 1.3 का, वो अपने कैटेगराइजेशन बतानी है, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो मैं आपको ना एक हिंट देता हूँ, आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी ना, ये एक्सरसाइज है हमारी 1.3, ठीक है, और नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उससे पहले मैं आपको ये एक चीज़, एक थ्योरी समझा देता हूँ कि टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है ना, टर्मिनेटिंग नंबर, उसके जो डिनोमिनेटर है, जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा रहेगा, अब उसका जो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा, जैसे कि मान लो आपका आता है 2/7, तो ये जो पूरा कैंसिल होने के बाद, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 8/28, तो 4 की टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से 8, 4 7 से 28। इस तरह कैंसिल करने के बाद जब डिनोमिनेटर के अंदर या तो 2 दिखे या तो 5 दिखे या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन दिखे, तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर 2, 5 और 2 और 5 के अलावा कोई नंबर दिखता है, जैसे यहाँ पे 7 दिखता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये आप याद रखो। जैसे कि अगर मैंने बोला कि 3/10, तो 3/10 डिनोमिनेटर को अपन क्या फैक्टर्स का क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो 2 और 5 के अलावा कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बोले 3/2 × 7, जैसे 14 लिख लेते हैं, ठीक है ना, सपोज करो 3/14 लिख लिया, तो 3/14 टर्मिनेटिंग हो गया। देख लेते, चेक कर लेते, कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा, 2 × 7। तो 2 तो आ रहा है, चलेगा, लेकिन 7 नहीं आना चाहिए था। जैसे 2 और 5 के अलावा 2 दिखे या 5 दिखे या 2 और 5 के अलावा कोई दिखे, तो अपन क्या बोल देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है।
बात समझ लो, ये जो थ्योरी है ये आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 36/100 है, तो 36/100 को अपन सॉल्व करते हैं। तो 36/100 कैसे लिखा जा सकता है? फर्स्ट पार्ट जो है 36/100, तो 4 की टेबल में कैंसिल हो रहा है, 4 9 जा 36, 4 25 जा। अब 9 को तो एज इट इज लिख दो, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। अब सिर्फ 5 दिख रहा है तो ये क्या नंबर हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि उस नंबर के डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 या दोनों दिखेंगे, उसके अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए। उसके अलावा कुछ दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है आपको? इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया है। क्वेश्चन का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 1/11। सो 1/11 के अंदर आप नोटिस करें कि 11 दिख रहा है, 2 इसको और फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं, तो 2 है क्या यहाँ पे? नहीं। 5 है क्या? है नहीं, बल्कि 2 और 5 के अलावा एक नंबर है, कौन सा? 11। तो जैसे ही 11 आ जाएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव नंबर आ जाएगा। आप करके चाहो देख सकते हो, उसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन। 1/11 को जब आप डिवाइड करोगे ना, 11 को तो पॉइंट लगाओगे ताकि 0 आ जाए, फिर क्या लगाओगे? फिर 0 लगाओगे ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। अब 11 9 जा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 99। फिर ये 00 आ जाएगा, फिर कितना कर दोगे? फिर यहाँ पे 2 0 लगा, एक 0 लगाओगे ना, तभी तो 0 एंटर करोगे यहाँ पे, फिर आ जाएगा 99। फिर 1 एलसीएम आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 उतार लिया, फिर यहाँ पे एक 0 लगा के फिर एक 0 उतारेंगे, फिर 99। ऐसे ही चलता चला जाएगा। यानी 1/11 को क्या लिख सकते हैं? 1/11 को लिख सकते हैं 0.090909, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेटिव हो जाएगा। लेकिन हमने विदाउट इस डिवीजन के हमने ये बता दिया कि डिनोमिनेटर में या तो 2 दिखे या 5 दिखे या 2 और 5 दोनों दिखे, तब तो वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसके अलावा कोई भी इंटीजर दिखता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब देखो 4 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 33/8 लिख सकते हैं। 4 1/8 को लिख सकते हैं 33/8। अब 33/8 अब कैंसिल तो हो नहीं रहा है, लेकिन इसको लिख देंगे 2 × 2 × 2। अब डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, हाँ। 2 के अलावा कोई नंबर दिख रहा है क्या? नहीं। या तो 2 दिखता है या 5 दिखता है, तब अपन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 2 अकेला दिख रहा है, तो नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो अकेला ही 2 है। अब ये से 3/13 देख लेते हैं। 3/13 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है क्या? नहीं। 5 दिख रहा है क्या? नहीं। तो 13 अकेला ही नंबर और फैक्टराइज हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह 2/11 2 दिख रहा है क्या? नहीं। 5 दिख रहा है क्या? नहीं। तो 11 कितना हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। 329/400, तो 329/400 को अपन क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके देखते हैं। जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट इसका, 329/400, ठीक है। तो 329/400 को फैक्टराइज करो तो 329/400 को कैसे लिख सकते हैं? 400 को फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा? 200 जा, 200 जा, 250 जा, 225 जा, एंड देन 5 5 जा, 5 1 जा, तो कितना हो गया? 2⁴ और 5 का स्क्वायर। ये आ गया 2⁴ और 5 का स्क्वायर। अब या तो 2 दिख रहा है, हाँ, या तो 5 दिख रहा है, इसके अलावा कोई नंबर दिख रहा है क्या? नहीं सर, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं दिख रहा है। तो 2 और 5 अगर दिखे या दोनों दिख जाए तो वो नंबर क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग। तो ये हिंट आपको याद रहेगी होपफुली। अगर ये समझ में आता है तो आज की क्लास में अपन यहीं पे थोड़ा स्टॉप करते हैं, ताकि आपके पास थोड़ा टाइम रहे एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 को कंप्लीट करने का। कंप्लीट करिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप वापस से इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो जूम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करिए, पूछिए, ताकि मैं आपको 1.3 के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। आप इस टाइम पीरियड के अंदर इस क्वेश्चन को एनालाइज करिए, डाउट्स आए तो मुझसे पूछिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको मैं ऑलरेडी होमवर्क दे रहा हूँ। व्हाट इज द होमवर्क? आपको कंप्लीट होमवर्क है कि एक्सरसाइज आप ये पूरी करें। एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट करें, 1.2 भी करें, 1.3 भी करें, 1.4 भी करें। 1.1 और 1.2 तो मैंने कर दी, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं की थी अपने से तो खुद से ट्राई करें एक बार। और 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज ट्राई किया है अपन ने, क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट क्लास में अपन ट्राई करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बी हैप्पी एंड सेफ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।